हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी लाइव विद रौनक। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने सीटेट की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम आज की अपनी सीटेट स्पेशल सीडीपी मॉक टेस्ट का, जिसमें हमने टॉप 30 क्वेश्चन आंसर लिए हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस न्यू है। तो फिर सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले बस आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे वीडियो जो है वो आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ अपनी शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन-सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या भ्रूणावस्था? तो यहाँ राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी। बाल्यावस्था के दौरान शारीरिक विकास की जो गति या दर है वो सबसे धीमी गति में हो जाती है। बालक जब बाल्यावस्था में कदम रखता है तो उसका शारीरिक विकास जो है वो बहुत ही धीमी गति से होना स्टार्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन अधगम विकार से संबंधित है। एक प्रेरक पेशी की अक्षमता जो ध्वनि उत्पादन के लिए जीहा और ओठों के समन्वय को प्रभावित करती है, क्या है? डिस्कैल्कुलिया, डिस्फेजिया, डिस्प्रैक्सिया या डिसलेक्सिया? तो यहाँ बात हो रही है एक प्रेरक पेशी अक्षमता जो जीहा और ओठों के समन्वय को प्रभावित करती है, ऐसी। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिस्फेजिया। ठीक है, डिस्फेजिया मतलब ये भाषा विकार, भाषा विकार से संबंधित होता है ये डिस्फेजिया। ठीक है, इसमें बच्चा जो है वो प्रोनाउंसिएशन करने में उसे दिक्कत होती है, भाषा को सही से बोलने वाले में वो बोलने में अक्षम होता है। ठीक है, भाषा विकार से संबंधित होता है आपका ये डिस्फेजिया। वहीं अगर हम डिस्कैल्कुलिया की बात करें तो डिस्कैल्कुलिया गणित की अक्षमता होती है। ठीक है, क्या होता है? गणित की अक्षमता में आप डिस्कैल्कुलिया विकार बोल सकते हैं। वहीं अगर बात करें हम डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया जो होती है पढ़ने की अक्षमता होती है। किसकी अक्षमता? पढ़ने की अक्षमता आपका डिसलेक्सिया में आता है। और डिस्प्रैक्सिया की बात करें तो ये आपकी पेशीय कौशल के साथ विकृति होती है। क्या होता है? पेशीय कौशल विकृति के अंतर्गत आता है डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। ये भी आपका अधगम विकार से संबंधित क्वेश्चन है। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? इसमें बात हो रही है विकृत लिखावट की। बच्चों की लिखावट अच्छी नहीं होती है तो वो किस विकार से संबंधित है, किस अधगम विकार से संबंधित है? डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया? तो यहाँ जो राइट आंसर आपका बन रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राफ। ग्राफ इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ग्राफ मतलब लिखना। तो डिस्ग्राफिया से आपका विकृत लिखावट, बच्चों की जो होती है लिखावट होती है वो सही नहीं होती है, बच्चे लिखने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, किसका है? डिस्ग्राफिया। ठीक से लिखने में असमर्थता दिखाई देती है इस अधगम विकार में। अगला क्वेश्चन है आपका, एक कक्षा में विद्यार्थी समूहों में एक प्रायोजना या परियोजना, ठीक है, प्रायोजना या परियोजना यहाँ पे आप कर लीजिए, परियोजना पर मिलकर कार्य करते हैं, यह एक उदाहरण है। अनुदेशनात्मक उपागम का, व्यवहार परक उपागम का, सामाजिक निर्मितवादी उपागम का या सूचना प्रसाधन उपागम का? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब बच्चा समूह में मिलकर काम कर रहा है तो ये एक सामाजिक निर्मितवादी उपागम के साथ उदाहरण है। ठीक है, तो हाँ, किसके साथ ये उदाहरण जाएगा? सामाजिक निर्मितवादी उपागम का। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपका पूछ रहा है निम्न में कौन सा गलत युग्म है? ठीक है, ये आपसे पूछा गलत युग्म के बारे में आपसे पूछ रहा है। अधगम का साइंस सिद्धांत टॉलमैन, अधगम का क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन, सामाजिक अधगम सिद्धांत ब्रूनर या प्रयत्न एवं त्रुटि अधगम सिद्धांत थॉर्नडाइक? तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पे बन रहा है ऑप्शन नंबर सी। सामाजिक अधगम सिद्धांत जो है वो ब्रूनर का नहीं है, अल्बर्ट बंडूरा का है। ठीक है, किसका है? अल्बर्ट बंडूरा का है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ब्रूनर का नहीं है। और बाकी जो ये है अधिगम का साइंस सिद्धांत टॉलमैन का है, क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन का है, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में कौन सी सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है? विचारों की मौलिकता, स्वायत्तता, संवेदनशीलता या दूसरों के विचार की अस्वीकारता। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दूसरों के विचार को अस्वीकारना, दूसरों के विचारों को ना स्वीकार कर पाना, ये क्रिएटिव चाइल्ड की विशेषता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट बन रहा है। अगर क्रिएटिव बालक होगा तो वो सभी के विचारों को अपनाएगा और सभी के विचारों को अपनाकर फिर अपनी एक विचारधारा रखेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा एस आर अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ये आपसे पूछा रहा है। एस आर अधिगम यानी उद्दीपन अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम सिद्धांत बोलते हैं इससे, एस आर अधिगम सिद्धांत। तो ये पूछा किसका संबंध इससे नहीं है? थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलर या ब्रूनर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, ब्रूनर का संबंध इससे नहीं है और बाकी इन तीनों ने इस अधिगम सिद्धांत पर कार्य किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? सिगमंड फ्राइड, एरिक एरिक्सन, ईबी हरलॉक या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जहां पर आपको मनोसामाजिक सिद्धांत अगर आपका दिख जाए तो ये आपका एरिक एरिक्सन द्वारा दिया गया है। ठीक है, मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो एरिक एरिक्सन के द्वारा किया गया है। वहीं सिगमंड फ्राइड की बात करें तो सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत, किसका? मनोविश्लेषण, मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन सा सिद्धांत विकास से संबंधित नहीं है? ठीक है, ये नहीं है ज्यादा फोकस करिएगा क्योंकि बच्चे जो है वो जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लेंगे और क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो नहीं और है में वो गलत टिक लगा के चले आएंगे। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास अंतःक्रिया का परिणाम है, विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, विकास समान से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। तो यहाँ जो आपका निगेटिव पॉइंट नजर आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी, कि विकास का जो पक्ष है वो एक दूसरे पे निर्भर नहीं करते हैं। ये बिल्कुल गलत है, विकास जो है वो एक दूसरे पे निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट है। विकास के सिद्धांत से ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका रिलेट नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? ब्रूनर, गिलफोर्ड, मैकडूगल या वाटसन। तो फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, गिलफोर्ड, जेपी गिलफोर्ड इनका पूरा नाम है। ठीक है, जेपी गिलफोर्ड इनका पूरा नाम है। इन्होंने फील्ड ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम अशक्तता वाले, ये आपसे पूछा रहा है कि जिन बच्चों में अधिगम अशक्तता होती है वो कैसे, क्या होता है उनमें, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्गों में भ्रम होता है, बच्चे दृश्य शब्दों को आसानी से पहचान और समझते हैं, बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है, बच्चे निम्न बुद्धि वाले होते हैं। तो ये तीनों आपके आंसर जो है ये आपके सही नहीं है। सही जो है ऑप्शन नंबर ए है। अगर बच्चों में अधिगम असक्तता है तो बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्गों में भ्रम होगा। ठीक है, जैसे शॉ और वाज में। ठीक है, न्यूक्लियर और अनक्लियर, बच्चे इनमें कभी कभी डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, तो ये एक प्रकार का अधिगम असक्तता या अधिगम विकार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट बन रहा है। अगला प्रश्न है आपका, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, निम्न में कौन सा अभिप्रेरण का घटक नहीं है? अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन कह सकते हैं आप। ठीक है, तो इसका घटक आपसे पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है? आवश्यकताएं, रटन स्मृति, अंतर्नोद या प्रोत्साहन। तो इसका जो राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर बी है आपका, रटन स्मृति अभिप्रेरण का घटक नहीं हो सकता है क्योंकि मोटिवेशन, आपको किसी चीज की आवश्यकता होगी तो आप मोटिवेट होके वो कार्य करोगे, प्रोत्साहन होके करोगे, बट रटन स्मृति इसमें नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, अभिवृद्धि और विकास से संबंधित क्वेश्चन है। अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रियाएं उसी समय से आरंभ हो जाती हैं जिस समय बालक का होता है, जन्म, गर्भाधान, बाल्यावस्था या ये सभी। तो विकास की और अभिवृद्धि की जो प्रक्रियाएं हैं वो शुरुआत से, जब से बच्चा गर्भ में आ जाता है यानी कि बच्चे का गर्भाधान हो जाता है
उसी वक्त से उसका विकास और वृद्धि स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पे बल देता है कि शक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये कथन किसका है? हरलॉक, स्किनर, कुपुसामी या गैरिसन? तो आपका जो राइट आंसर बन रहा है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्किनर। ठीक है, बीएफ स्किनर द्वारा बोला गया है कि विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत है केवल इस तथ्य पे बल देता है कि शक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। निम्न में कौन सा विकास का सिद्धांत है? निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत या एकीकरण का सिद्धांत या ये सभी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, ये सभी। निरंतर विकास का सिद्धांत जो है वो सभी में है। ठीक है, सभी में आपका बन रहा है, सभी में निरंतर विकास का सिद्धांत है। विकास क्रम का सिद्धांत भी है विकास का, एकीकरण का सिद्धांत भी और निरंतर विकास का सिद्धांत भी। आप क्वेश्चन नंबर डी आपका राइट है, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, विकास जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रतिक्रिया है, क्रिया है, प्रक्रिया है या ये सभी? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है, प्रक्रिया है। विकास जन्म से मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है आपका, विकास में सम्मिलित है वृद्धि, अधिगम, प्रेरणा या ये सभी? तो आपका राइट आंसर है विकास में ऑल ऑफ दीज, ये सभी सम्मिलित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विकास की अवस्थाओं को सामान्य तौर पर कितने भागों में बांटा गया है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 3, 5, 4 या 15? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 4 भागों में विकास की अवस्थाओं को सामान्य तौर पर 4 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा है? एक तो आपका होता है शारीरिक विकास। ठीक है, कौन सा होता है? शारीरिक। एक आपका होता है संज्ञानात्मक विकास। एक होता है आपका सामाजिक विकास और एक होता है आपका भावात्मक विकास। ठीक है, ये इन 4 भागों में विकास की अवस्थाओं को बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, विकास की प्रत्येक अवस्था में बालक में होते हैं परिवर्तन, विवर्तन, उत्खनन या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपके दोनों गलत हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो विकास की प्रत्येक अवस्था में बालक में कई सारे परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। विकास की प्रत्येक अवस्था में बालक में कई सारे परिवर्तन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालकों का विकास बालिकाओं का विकास बालकों की अपेक्षा होता है धीमा, तेज, समान या कोई नहीं? तो गर्ल्स का जो विकास होता है, लड़कियों का विकास जो होता है वो लड़कों की अपेक्षा तेज होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, तेज होता है लड़कियों का विकास लड़कों की अपेक्षा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, विकास की सब अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रियाएं विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती हैं, यह परिभाषा किसकी है? ऐसा पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? विकास, ठीक है, विकास की सब अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रियाएं विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती हैं, यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है आपके हरलॉक की, वुडवर्थ की, प्लेटो की या फ्राइड की? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये परिभाषा किसने दी है? हरलॉक ने दी है। ठीक है, हरलॉक द्वारा ये परिभाषा दी गई है, विकास की सब अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रियाएं विशिष्ट बनने से पूर्व समान प्रकार की होती हैं। अगला प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न है आपका, विकास की धारणाएं उन सभी तत्वों का समावेश किया जाता है जो मनुष्य की संपूर्णता प्रदान करते हैं
निम्न कथन किसके द्वारा दिया गया है? ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? विकास की धारणा में उन सभी तत्वों का समावेश किया जाता है जो मनुष्य को संपूर्णता प्रदान करते हैं। ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? कुप्पुस्वामी, फिशर का, इरिक्शन का या मन का? तो ये है आपका एरिक इरिक्शन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। इरिक्शन द्वारा ये कथन दिया गया है कि विकास की धारणा में उन सभी तत्वों का समावेश है जो मनुष्य को संपूर्णता प्रदान करते हैं। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पुरस्कार एवं दंड का नियम कहलाता है मनोवृत्ति का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम या प्रभाव का नियम? तो पुरस्कार एवं दंड का नियम कहलाता है ऑप्शन नंबर डी प्रभाव का नियम। ठीक है, क्या कहलाता है? प्रभाव का नियम कहलाता है। अगले प्रश्न पे है, प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रेरणा, लक्ष्य, वातावरण या अभ्यास? तो बात हो रही है अगर प्रयास और त्रुटि की, तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है आपकी ऑप्शन नंबर डी अभ्यास। अगर आप अभ्यास करेंगे और प्रयास करेंगे तभी तो उसमें त्रुटि होगी। जब आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो त्रुटि कहाँ से होगी? तो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर अभ्यास। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपका अभ्यास। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान और मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 तक के 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या होगी 4, 5, 6 या 7? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 5। 200 छात्रों के लिए 5। ठीक है, 5 शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, बीएफ स्किनर ने ऑपरेट कंडीशनिंग बॉक्स के उपयोग के माध्यम से ऑपरेट कंडीशनिंग का अध्ययन किया है जिसे किसके रूप में भी जाना जाता है? ठीक है, बीएफ स्किनर का है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, तो उसमें पूछ रहा है जिस बॉक्स का प्रयोग किया गया है या जिस माध्यम का प्रयोग किया गया उस बॉक्स को क्या बोलते हैं? तो कंडीशनिंग पिंजरे, स्किनर बॉक्स, स्किनर हाउस या पशुगृह? तो उस बॉक्स को बोला जाता है ऑप्शन नंबर बी स्किनर बॉक्स। ठीक है, जिस बीएफ स्किनर द्वारा जिस बॉक्स में इस प्रयोग को किया गया है उस बॉक्स को स्किनर बॉक्स का नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, डाल्टन प्रणाली को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन में है प्रयोजनवादी प्रणाली, प्रयोगशाला प्रणाली, औद्योगिक प्रणाली या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी डाल्टन प्रणाली को प्रयोगशाला प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। और किसने दी है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये डाल्टन प्रणाली के आविष्कारक हैं हेलेन पार्कहर्स्ट। हेलेन पार्कहर्स्ट द्वारा डाल्टन प्रणाली दी गई है जिसे प्रयोगशाला प्रणाली भी बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? पूर्व प्राथमिक कक्षा को, प्लेवे विद्यालय को, घर को या ये सभी? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, घर को हम भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा माना जाता है। ठीक है, क्योंकि जब बच्चा कोई भी भाषा सीखता है तो सबसे पहले वह अपने घर से ही भाषा को सीखना स्टार्ट करता है। ठीक है, सबसे पहले बच्चा जब अपनी मातृभाषा ग्रहण करता है उसके बाद वो जिस विद्यालय में जाता है वहाँ की भाषा उसे सिखाई जाती है। तब वो सबसे पहले अगर मान लीजिए उसकी भाषा अगर मातृभाषा हिंदी है तो सबसे पहले वो हिंदी सीखेगा। अगर कहीं और के बच्चे हैं किसी और वहाँ कोई और भाषा बोली जाती है तो सबसे पहले वो भाषा को ग्रहण करेंगे। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा घर को ही माना जाता है क्योंकि बच्चे जो हैं वो सबसे पहले मातृभाषा ग्रहण करते हैं उसके बाद अन्य भाषा को ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा मनोवैज्ञानिक शिक्षा मनोविज्ञान के एक शिक्षक कक्षा में विद्यार्थी को एक अवस्था के बारे में पढ़ाते हुए कह रहे थे कि इस अवस्था में बालक अपने भावी जीवन, कैरियर आदि के द्वंद्व से घिरा रहता है। वह मानव विकास की किस अवस्था के बारे में बता रहे थे? ये आपको आंसर में बताना है कि वह किस अवस्था के बारे में बात कर रहे थे। ऑप्शन में है वृद्धावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या बाल्यावस्था।
तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। उस समय शिक्षक जो है वो बच्चों को किशोरावस्था के बारे में पढ़ा रहे थे और किशोरावस्था में ही बालक अपने भावी जीवन, करियर आदि के द्वंद से घिरा रहता है, ठीक है? और किशोरावस्था में विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपने-अपने द्वंद दिए हैं या अपनी-अपनी परिभाषाएँ दी हैं। स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को तनाव एवं संघर्ष की अवस्था भी कहा है, इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, बालक चलने से पहले खड़ा होना सीखता है, उससे पहले घुटनों के बल चलने से पहले बैठना सीखता है। बालक में नज़र आने वाले यह विकासात्मक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है? ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। ऑप्शन में है सिफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोस्टल, लीनियर डेवलपमेंट या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो राइट आंसर बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए है सिफेलोकॉर्डल, ठीक है? यह विकासात्मक परिवर्तन सिफेलोकॉर्डल को दर्शाता है। सिफेलोकॉर्डल में बच्चे का विकास जो है वो सिर से शुरू होता है, सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है? सिर से पैर की ओर विकास होता है सिफेलोकॉर्डल में। अगला क्वेश्चन है, ये आखिरी प्रश्न है आपका। शैशवा अवस्था सीखने का आदर्श काल है, किसने कहा है? ठीक है? क्या शैशवा अवस्था सीखने का आदर्श काल है, किसने कहा है? ऑप्शन में है वाटसन, क्रो एंड क्रो, वैलेंटाइन या स्टूंग। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। वैलेंटाइन द्वारा बोला गया है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ठीक है? 0 से 5 वर्ष, 0 से 5 वर्ष की अवस्था में शैशवावस्था प्रारंभ होता है और वैलेंटाइन के अनुसार ऐसा बोला गया है कि शैशवावस्था जो है वो सीखने का आदर्श काल है। क्रो एंड क्रो ने बोला है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया, ऐसा क्रो एंड क्रो ने कहा है। वाटसन के अनुसार शैशवावस्था में जो सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता है वह किसी अन्य अवस्था में बहुत तीव्र नहीं होती है, ऐसा वाटसन के द्वारा बोला गया है। तो ये थे आज के आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर लिए थे और आपके कितना स्कोर बना है आज के इस मॉक टेस्ट में, ठीक है? तो मिलते हैं हम फिर आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।